अंदर सीमन नहीं है तो मेच्योरिटी आपकी नहीं हो रही है सेक्स की। आयुर्वेद की परिभाषा में जो हम बार बार कह रहे हैं कि संतान उत्पत्ति के लिए हम सेक्स कर रहे हैं, हमने कहा ना कि आदमी और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता जी। पर कभी कभी 40 के बाद लगने लगता है कि नहीं, इच्छा ही नहीं हो रही है। दूसरा पार्टनर डिमांड कर रहा है और मेल पार्टनर क्या कह रहा है कि छोड़ो यार, नहीं, इच्छा नहीं हो रही कि उम्र के साथ। जबकि पहले के जो बुजुर्ग हैं, मैंने ऐसे लोग बहुत सारे देखे हैं अभी भी कि जो 60-70 के बाद भी आके बोलते हैं डॉक्टर साहब अभी थोड़ा सेक्स कम होने लगा है, इसको बढ़ाने की मेडिसिन चाहिए। तो मेरा आंसर क्या होता है, करे इस उम्र में क्या आध्यात्मिकता लो ना, भगवान का नाम जपो, पर उनकी इच्छा रहती है। पर आजकल क्या हो रहा है, 35 साल के बाद 40 साल के बाद लोग आके बोलते हैं कि डॉक्टर सेक्स की इच्छा खत्म हो गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसमें सबसे बड़ी क्या है कि जोश और उत्साह की कमी। वीर्य अपने आप निकलता रहेगा। शुक्र को हमने क्या कहा कि सप्तम धातु, और उसका क्या बनना है, ओज। और यदि शुक्र ही बह गया तो ओज कहाँ से बनेगा। डॉक्टर साहब, आज हम चर्चा कर रहे हैं सेक्सुअल प्रॉब्लम्स पर। अब ये बताएं कि कौन कौन सी कॉमन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं मेल्स में। बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं इसको मानता हूँ जी। कि जिस पर हम पहले बात कर रहे थे कि लोग चर्चा ही नहीं करना चाहते। हाँ। और आज हम टीवी पर चर्चा कर रहे हैं इसकी, किस लिए कि लोगों में अवेयरनेस बढ़े। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसको हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन बोलते हैं। उसमें सीधा सा एक लक्षण है कि सीधा नाम से सिद्ध हो रहा है कि आप जब सेक्स कर रहे हैं, सेक्स करते करते ऑर्गाज्म यानी सेक्स की संपूर्णता से पहले ही आपका वीर्य का संकलन हो जाना, संकलन डिस्चार्ज हो जाना, दैट इज प्री मैच्योर इजैकुलेशन। होना तो ये चाहिए कि दोनों पार्टनर्स का ऑर्गाज्म के समय डिस्चार्ज इकट्ठे होना चाहिए। मेल्स में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। उसके कई कारण हैं, जैसे मानसिक तनाव है, बिजनेस की टेंशन्स हैं, या घर में माहौल उतना अच्छा नहीं है, या डाइट उतनी अच्छी नहीं है, ये कुछ कारण होते हैं। दूसरी जो समस्या आती है उसमें क्या है कि आपका जो पेनिस है या जो लिंग है, सेक्स ऑर्गन जो है, उसका कड़ापन उतना नहीं हो पाता। उसमें भी लोग शर्माते रहते हैं। उसकी कुछ मान सकते हैं कि गलतियां जब पुरानी की हैं, जैसे हस्तमैथुन लोग कर लेते हैं बचपन में, वो एक कारण है। फिर वहाँ भी एक कारण है कि डाइट पूरी नहीं है। आपके अंदर जितना न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन नहीं है, तब भी वो स्थिति है। वही लक्षण रहते हैं शीघ्र पतन वाले। कई बार तो इंसर्ट करना भी पॉसिबल नहीं होता, ऐसी स्थिति होती है। उसके अलावा क्या कि संपूर्णता का अभाव, जो अगली डिजीज़ है, संपूर्णता का अभाव। कैसे, इरेक्शन भी हो गया, सेक्स एंजॉय भी कर रहे हैं, पर लगता नहीं कि जहाँ तक जाना चाहिए था वहाँ तक नहीं जा पाए। इसको लोग डिफाइन ही नहीं कर पाते। इसको लोग कभी कभी शीघ्र पतन में इन्वॉल्व कर लेते हैं। पर कभी कभी ऐसा भी देखा है कि किसी को डिस्चार्ज ही नहीं होता, सेक्स तो करें, डिस्चार्ज ही नहीं होता। उसका कारण क्या है कि या तो स्पर्म्स नहीं बने अंदर, सीमन नहीं है उसके अंदर, तो वो एक कारण रहता है। और अगली जो एक मेजर समस्या है, जो इनफर्टिलिटी का कारण भी है जी, वो ये है कि स्पर्म्स का कम होना। मान लो हम मानते हैं कि 20 to 120 मिलियन स्पर्म काउंट होना चाहिए। अब यदि उससे कम है, फिर उसमें एक्टिव मोटाइल कितने हैं, तो यदि वो परसेंटेज कम है तो उसको हम बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। जब सेक्स पूरा हो रहा है, टाइम भी पूरा लग रहा है, पर शादी के 2 साल 3 साल भी हो गए तो बेबी नहीं हो रहा है, कंसीव नहीं हो रहा है, तो ये भी एक सेक्सुअल प्रॉब्लम में काउंट होगा। क्योंकि जब अंदर सीमन नहीं है तो मेच्योरिटी आपकी नहीं हो रही है सेक्स की। आयुर्वेद की परिभाषा में जो हम बार बार कह रहे हैं कि संतान उत्पत्ति के लिए हम सेक्स कर रहे हैं, तो जब संतान उत्पत्ति नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉब्लम है। उसके बाद स्वपन दोष, नाइट फॉल जी, ये यंग्स में बड़ा कॉमन है। पर कभी कभी ओपीडी में ऐसे पेशेंट आते हैं कि जिनकी एज 45, 50, क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब अभी भी नाइट फॉल होता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है कि उनके अंदर या तो स्पर्म्स ज़्यादा बन रहे हैं, या उनका जो सेक्स ऑर्गन के आसपास का जो नर्वस सिस्टम है वो वीक है, उनकी जो ग्रिपिंग पावर है वो कम हो गई है। तो उसको भी रोकना जरूरी है। यदि उसको नहीं रोका जाए तो इट इज़ जस्ट लाइक ल्यूकोरिया इन लेडीज़। ल्यूकोरिया मतलब वाइट डिस्चार्ज जिसको कहते हैं। तो उसमें जब वीर्य अपने आप निकलता रहेगा, शुक्र को हमने क्या कहा कि सप्तम धातु, और उसका क्या बनना है, ओज। और यदि शुक्र ही बह गया तो ओज कहाँ से बनेगा। तो बॉडी में पेन्स, थकावट, चक्कर आना, इस तरह के और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत सारे अटैच हो जाते हैं इसके साथ। उसके बाद क्या कि एक एज के बाद, हमने कहा ना कि आदमी और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता जी, पर कभी कभी 40 के बाद लगने लगता है कि नहीं, इच्छा ही नहीं हो रही है। दूसरा पार्टनर डिमांड कर रहा है और मेल पार्टनर क्या कह रहा है कि छोड़ो यार, नहीं, इच्छा नहीं हो रही कि उम्र के साथ। जबकि पहले के जो बुजुर्ग हैं, मैंने ऐसे लोग बहुत सारे देखे हैं अभी भी कि जो 60-70 के बाद भी आके बोलते हैं डॉक्टर साहब अभी थोड़ा सेक्स कम होने लगा है, इसको बढ़ाने की मेडिसिन चाहिए। तो मेरा आंसर क्या होता है
करे इस उम्र में कि आध्यात्मिकता लो ना, भगवान का नाम जपो, पर उनकी इच्छा रहती है। पर आजकल क्या हो रहा है, 35 साल के बाद 40 साल के बाद लोग आके बोलते हैं कि डॉक्टर सेक्स की इच्छा खत्म हो गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसमें सबसे बड़ी क्या है कि जोश और उत्साह की कमी। जोश कहाँ गया, डाइट तो है नहीं अच्छे से, सारा दिन कहाँ बिजनेस में और कामों में इतने उलझे हुए हैं कि उधर सोचने का समय ही नहीं है। और एक जो सबसे बड़ी मेजर डिजीज़ जो मैं मेल में काउंट करता हूँ, इनफर्टिलिटी, नपुंसकता जिसको बोलते हैं, बांझपन बोल सकते हैं, कि बिल्कुल इरेक्शन ही नहीं है। मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए कि शादी को 6-6 साल हो गए और कभी दूसरे पार्टनर को टच ही नहीं किया। क्यों टच नहीं किया? बहाना कुछ भी लिया कि ये पाप है, भाई ऐसा ना करना अच्छा नहीं होता, कुछ भी कह के। यदि पाप है तो शादी क्यों की? क्योंकि मन में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम कुछ कर पाएंगे, तो सेक्स किया ही नहीं। उसका दूसरा कारण है, एक तो इरेक्शन ना होना, बिल्कुल भी इरेक्शन ना होना, और दूसरा बांझपन क्या कि स्पर्म्स का बिल्कुल नील होना। दोनों स्टेजेस नपुंसकता का कारण हम मानते हैं। और ऐसा नहीं है कि उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट है, पर पहले ये डिफाइन होना चाहिए कि आपको रोग क्या है। यदि रोग पता है तो चिकित्सा भी है उसके। डॉक्टर, आपने जिक्र किया था मैस्टरबेशन का, तो क्या आयुर्वेद की दृष्टि में ये गलत है? देखिए, बिल्कुल गलत है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी कहूँगा और शारीरिक दृष्टि से भी कहूँगा कि हमने क्या कहा, बार बार हम क्या कह रहे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। कामना किस चीज़ की? संतान की। कामना किस चीज़ की? मोक्ष की। और मोक्ष कब मिलना है? जब ऋण से उऋण होंगे। और यदि अपने वीर्य को उठा उठा के हम ऐसे ही फेंकते रहेंगे बाहर, बहाते रहेंगे नालियों में, तो उससे क्या हमारे जीवन में जो शक्ति, ओज, जो बल आना चाहिए शरीर में, बल कहाँ से आएगा? बार बार हम कह रहे हैं ना कि जो भोजन करते हैं उससे बल बनता है, ओज बनती है। वो ओज क्या है? वो शुक्र धातु को जब हम मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक ऊपर ले जाते हैं, शब्द है ऊर्ध्वरेता। ऊर्ध्वरेतस वर्ड होता है, रेतस बोलते हैं। जैसे रेत मुट्ठी में भरो तो अपने आप खिसक जाती है, ऐसे जब सेक्स की इच्छा तो क्या होता है, वीर्य अपने आप सरक जाता है, उसको रेतस बोलते हैं। तो जिसको जीवन में मोक्ष पाना है उसको अपने वीर्य को संभाल के रखना है, और उसको धीरे धीरे जो अपने 7 चक्र हैं, मूलाधार से शुरू करते हुए और जो सिर में सहस्त्रार चक्र है, इतनी उसको ऊपर लेके जाना कि हमारा ज्ञान और विज्ञान बढ़े। तो हस्तमैथुन तो किसी भी कंडीशन में कहोगे तो वो गलती है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि आयुर्वेद कौन कौन से ट्रीटमेंट बताता है इन प्रॉब्लम से बचने के लिए। आयुर्वेद में जो ट्रीटमेंट हम बताते हैं वो ट्रीटमेंट होते हैं व्यक्तिगत, व्यक्ति विशेष, उसकी प्रकृति, उसका बल, उसका देश, उसका काल, उसका सात्मय मीन्स उसको क्या सूट करता है, और उसका सत्व मीन्स उसका मानसिक बल क्या है। कुछ कॉमन चीज़ें मैं यहाँ बताना चाहूँगा, पर हर डिजीज़ का अलग अलग ट्रीटमेंट है, क्योंकि वो सबके लिए कॉमन नहीं हो सकता। एक आदमी रहता है J&K में और दूसरा रहता है केरल में, एक रहता है नागपुर में और एक रहता है आसाम में। सबकी जलवायु अलग अलग है, सबका खान पान अलग अलग है, सबका रहन सहन अलग अलग है, और सबके प्रोफेशनल लाइबिलिटीज भी अलग अलग होंगी, घर की कंडीशन अलग होंगी। पर व्यक्तिगत तौर पे जो चिकित्सा करनी चाहिए वो पर्सनल काउंसलिंग के साथ ही हो सकती है। पर कुछ कॉमन चीज़ें हैं, जैसे मानिए कि शीघ्रपतन एक बड़ी कॉमन सी बीमारी है, उसके लिए मैं कुछ हर्ब्स बताता हूँ। जैसे अश्वगंधा है, शतावरी है, ब्राह्मी है। ब्राह्मी क्यों कही मैंने, जबकि वो तो मानसिक डिजीज़ के लिए काम आती है, क्योंकि वहाँ पे साइकोलॉजिकल फैक्टर ज़्यादा काम कर रहा होता है। तो अश्वगंधा, शतावरी, ब्राह्मी, और इसके अलावा घर में उड़द की दाल के लड्डू खाए जा सकते हैं, जो कि हमारे एरिया में बहुत एक कॉमनली हम दाल मखनी करके जो बोलते हैं जी। यदि वो ढंग से बनी हुई हो तो वो सेक्स को ठीक से मेजोरिटी में लाती है। उसके अलावा आपको दूध पीना चाहिए। दूध में घी की मात्रा भी साथ साथ होनी चाहिए। शुद्ध और सात्विक भोजन आपका होना चाहिए। मानसिक बल बढ़ाने के लिए कभी कभी योग, प्राणायाम, सैर ये ज़रूरी है। मन को ठंडा रखें, शांत रखें। उस आपके ऑफिस में कितनी भी टेंशन है जी, पर जब वो घर पहुँचें तो आपके चेहरे पे हंसी, खुशी, रौनक होनी चाहिए। यदि वो नहीं है तो फिर आपका सेक्स हमेशा ही डिस्टर्ब रहेगा। तो बाकी चिकित्सा की जो बात करें वो पर्सनल लेवल पे ही हो सकती है, पर्सनल काउंसलिंग। ये एक मिथ या फिर कहें कि एक डर लोगों में ये भी होता है कि अगर वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनकी जो आइडेंटिटी है या फिर जो प्राइवेसी है वो लीक हो जाएगी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं यहाँ बिल्कुल इस बात को कहना चाहता हूँ कि सिर्फ सेक्स की प्रॉब्लम नहीं, हम तो किसी भी रोग के रोगी की आइडेंटिटी लीक नहीं करते। क्यों? क्योंकि डिजीज इज ए पर्सनल मैटर। कोई भी डिजीज है, मान लो किसी को टीबी है,
क्या हम उसका सामाजिक बहिष्कार करना चाहते हैं? नहीं। ऐसे ही कोई भी बीमारी है, उसकी जो हिस्ट्री होगी या जो भी हम उसका डायग्नोसिस करते हैं, तो स्लिप तो हम पेशेंट को ही देते हैं, तो आइडेंटिटी लीक होने का तो कोई चांस ही नहीं होता। और यदि कोई डॉक्टर आइडेंटिटी लीक करता है तो अपने एथिक्स के खिलाफ जा रहा है। ये होना भी नहीं चाहिए, और हमारे यहाँ तो 100% बिल्कुल नहीं होता है ये, और करना भी नहीं चाहिए, इसके लिए नहीं, किसी भी रोग के लिए। डॉक्टर, हमारे व्यूअर्स के लिए आप हेल्दी सेक्सुअल लाइफ के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? सबसे पहला टिप तो यही है कि हम सुबह उठें, वॉक करें। दूसरा, अपने भोजन को सात्विक रखें, और अपने आसपास का जो माहौल है वो पॉजिटिव रखें, और अपने पार्टनर के प्रति इतने डेडिकेटेड हों कि कहीं शंका की इच्छा ना रहे। और डाइट की बात भी मैंने कही कि डाइट अपनी, जिसमें वीकनेस यदि बॉडी में महसूस हो रही है तो तुरंत उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इतनी बातों की यदि हम ध्यान रख लेते हैं तो फिर सेक्सुअल लाइफ एंजॉय अभी नहीं, जब तक जिएंगे तब तक हम एंजॉय कर पाएंगे। डॉक्टर, आपने सेक्स और सेक्सुअल प्रॉब्लम से जुड़ी काफ़ी अच्छी जानकारियाँ हमको दी। हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो आयुर्वेद गुरु